हम्म, तो इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन हेल्थ डिजीज का इंट्रोडक्शन एंड कॉमन ह्यूमन डिजीज टॉपिक को कवर करेंगे एनसीईआरटी का। उसके बाद जो नीट में क्वेश्चन आया हुआ है वो करेंगे, दोनों को एक साथ करते हैं। तो वीडियो को एंजॉय करिए। क्लास 12th में जो टर्म टू का जो सिलेबस है, क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 का जो सिलेबस है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में टोटल 5 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं। जिसमें से टॉपिक नंबर 1 है आपका कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। तो ह्यूमंस में जो कॉमन डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगस डिजीज, उसके बाद कुछ हेलमिंथस से भी कोई डिजीज होती है, प्रोटोजोआ से होती हैं, इन पे बात करेंगे, इनका सिम्टम्स देखेंगे। उसके बाद इम्यूनिटी की बात करेंगे। इम्यूनिटी मीन्स हो जाएगा कि जो एक तो बाय बर्थ होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी, और एक जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी में ये देखेंगे। उसके बाद डिजीज दे रखी हैं, स्पेशली एक एड्स को देखेंगे, कैंसर एंड ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। इतने टॉपिक इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमको सीखने हैं। अच्छा, जितने भी टॉपिक करेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी साथ साथ करवाते चलेंगे। आप लोगों का एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगा, बोर्ड लेवल का भी और नीट लेवल का भी, दोनों का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो इस पैराग्राफ में सेटिंग ये बता रखा है, जैसे लंबे समय तक ये माना गया है कि जो एक टर्म ह्यूमर दिख रहा होगा यहाँ पे एक टर्म ह्यूमर दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो दो टर्म पे ध्यान देना है। ह्यूमर का मतलब होता है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बॉडी में फेलगम हो गया, ब्लैक बाइल हो गया, येलो बाइल हो गया और ब्लड हो गया। ये 4 ह्यूमर होते हैं, 4 टाइप के ह्यूमर होते हैं। अगर ये बॉडी के अंदर जो चारों टाइप के ह्यूमर हैं अगर ये बैलेंस हैं तो फिर जो बॉडी रहेगी, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड, वो हेल्दी माना जाएगा। ठीक है, तो हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज कंसीडर एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन। मतलब ह्यूमर अगर बैलेंस है तो बॉडी भी हेल्दी मानी जाती है, हेल्दी होगी। हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ द मेडिसिन ये भी यही मानते थे कि अगर ह्यूमर बैलेंस है बॉडी का तो बॉडी हेल्दी होगी, अगर ह्यूमर इनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है, तो हेल्दी आप नहीं रहोगे। इनका मानना था इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन और हिपोक्रेट्स का कि जो ब्लैक बाइल पर्सन होता है, पर्सन विद ब्लैक बाइल पर्सन जो होते हैं वो हार्ड पर्सनालिटी के होते हैं और उनको फीवर जल्दी होता है। अब ये जितने भी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ द हेल्थ, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस हेल्थ का मतलब ये जो भी आपने पढ़ा यही है। मतलब ह्यूमर और हेल्थ के बीच जो रिलेशन बताता है कि ह्यूमर बैलेंस है तो हेल्दी रहेगा, ह्यूमर बैलेंस नहीं है तो हेल्दी नहीं रहेगा पर्सन। यही है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ द हेल्थ। अब इसको डिस्प्रूव्ड कब हुआ, ये चीज़ कब गलत साबित हुई, जब विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी कर दी। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की। डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने एक चीज तो ये ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की ही की, साथ में जो ब्लैक बाइल पर्सन था उसका थर्मामीटर से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी मेजर किया। थोड़ा जूम कर देते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी मेजर किया, तो बॉडी टेम्परेचर मेजर किया तो उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आया। मतलब अभी तक आयुर्वेदा सिस्टम हिपोक्रेट्स ये बोलते थे कि जो ये ब्लैक बाय पर्सन होता है, हार्ड पर्सनालिटी का होता है और उसको फीवर जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब विलियम हार्वे ने क्या किया कि ऐसे ब्लैक बाइल पर्सन का थर्मामीटर से उसके बॉडी टेम्परेचर मेजर किया तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डेमोन्स्ट्रेट हुआ। इससे क्या प्रूफ हुआ इससे प्रूफ हुआ कि जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ था वो डिस्प्रूव्ड हो गया। मतलब ये गलत हो गया, ये डिस्प्रूव्ड हो गया कि ब्लैक बाइल पर्सन का हार्ड पर्सनालिटी होगा और वो उसको फीवर जल्दी होगा, ये एक तो गलत हो गया। दूसरा, ह्यूमर का जो बैलेंस स्टेट बताया गया था कि चारों ह्यूमर बैलेंस है तो हेल्दी आदमी रहेगा। ठीक है, तो ये डिस्प्रूव्ड हो गया। आगे अब थोड़ा यहाँ पे लिखा गया है कि आपका इन लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेट दैट, अच्छा, माइंड इन्फ्लुएंसिंग, मतलब माइंड इन्फ्लुएंस किसके थ्रू होगा,
माइंड प्रभावित होगा, इन्फ्लुएंस होगा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। इन दो चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है माइंड इन्फ्लुएंसिंग में। ठीक है, नर्वस सिस्टम अगर प्रॉपर काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम मतलब जिसमें न्यूरॉन काम करते हैं, नर्व सेल काम करते हैं और फास्ट काम करता है, क्विक रिस्पॉन्स देता है नर्वस सिस्टम। और सेकंड होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हार्मोन का रोल होता है और ये स्लो काम करता है कंपेयर टू नर्वस सिस्टम के कंपेयर में। ये दोनों का जो कोऑर्डिनेटेड होता है, मतलब एक साथ ही काम करते हैं, जिससे माइंड इन्फ्लुएंस होता है, माइंड का फंक्शन प्रभावित होता है। यही नहीं, हमारा इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होता है हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से। और हमारा इम्यून सिस्टम हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है। तो अगर हमारा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन है तो हमारा माइंड फंक्शनिंग ठीक रहेगा और हमारा इम्यून सिस्टम भी ठीक रहेगा। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है तो हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी। अब आगे देखिए, बता रखा है कि माइंड और मेंटल स्टेट। तो माइंड और मेंटल स्टेट बहुत जरूरी होता है। माइंड और मेंटल स्टेट बहुत जरूरी होता है हेल्थ के लिए। अगर आपका माइंड या मेंटल स्टेट आपका सही है तो आप फिजिकली फिट रह सकते हो। लेकिन अगर आप मेंटली सही नहीं हो तो फिजिकली जरूरी नहीं है आप सही रहो। क्यों? देखो, माइंड हर एक चीज को कंट्रोल करता है। आप फिजिकली क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो ये सब चीजें पर कंट्रोल माइंड का होता है। तो अगर आप अपने माइंड पे काबू कर ले रहे हो, फिर अपने माइंड को कंट्रोल कर ले रहे हो, तो फिर आप फिजिकली भी कंट्रोल ही रहोगे। ठीक है, क्योंकि जितनी एक्टिविटी होती है सारी चीजें माइंड के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। हम्म, तो ये चीज होती है माइंड हमारे हेल्थ पर। माइंड और मेंटल स्टेट भी हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसके अलावा हेल्थ अफेक्ट होता है किस किस चीज से? हेल्थ अफेक्टेड बाई, तो हेल्थ, किसी पर्सन का हेल्थ जेनेटिक डिसऑर्डर से। अगर किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो किसी जिस पर्सन को जेनेटिक डिसऑर्डर रहेगा उसके बच्चे में भी वो जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है इनहेरिट होता है, पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है। फिजिकली आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हो, रेस्ट कितना बॉडी को दे रहे हो, यानी कि लाइफ स्टाइल आपकी, ये भी बहुत जरूरी होती है हेल्दी रहने के लिए। यानी कि हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है आपकी लाइफ स्टाइल, और इन्फेक्शन तो करता ही करता है। तो लाइफ स्टाइल, ये हो गया आपका जेनेटिक डिसऑर्डर, ये आपका हो गया लाइफ स्टाइल, ये हो गया इन्फेक्शन। ये तीन चीजें आपको आपके हेल्थ को प्रभावित कर सकती हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करेंगी? एक तो मेंटल स्टेट तो करेगा ही करेगा, साथ में जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन और लाइफ स्टाइल। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब वही कि डिफिशियंसी, जेनेटिक डिसऑर्डर की डिफिशियंसी के साथ ही चाइल्ड बॉर्न होता है, या ऐसा डिफेक्ट जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होकर या इनहेरिट होकर चाइल्ड में चला जाता है फ्रॉम बर्थ से। दूसरा इन्फेक्शन, इन्फेक्शन भी हेल्थ को प्रभावित करता है। तीसरा लाइफ स्टाइल, यानी कि आप फूड और वाटर कैसा ले रहे हो, आप रेस्ट और एक्सरसाइज कितना कर रहे हो, ये सारी आपकी जो हैबिट्स हैं ये भी आपके हेल्थ को प्रभावित करेंगे। ये चीजें होंगी। अब यहाँ पे हेल्थ का मतलब बताया गया है। हेल्थ का नॉर्मली मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप डिजीज फ्री हो, यानी कि आपको कोई डिजीज नहीं है। सपोज करो कि किसी पर्सन, कोई पर्सन है उसको डिजीज नहीं है, या आप ही आपको कोई डिजीज नहीं है, या आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो, फिजिकली फिट हो, हम्म, तो इसका मतलब आप हेल्दी हो? नहीं। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि आप फिजिकली, सिर्फ ये क्राइटेरिया हो सकता है फिजिकली फिट हो तो ये हेल्थ का ये क्राइटेरिया सिर्फ हुआ। हम्म, या आपको डिजीज नहीं है तो हेल्थ का ये सिर्फ ये क्राइटेरिया हुआ। हेल्थ के और भी क्राइटेरिया हैं जिसको हमको देखने रहेंगे। हेल्थ का मतलब होता है कि कंप्लीट आप फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर वेल बींग है तो फिर आप कंप्लीटली हेल्दी माने जाओगे, कंप्लीटली हेल्दी हो। हम्म, अगर पीपल हेल्दी है तो स्वाभाविक सी बात है क्या वो मोर इफिशिएंट वर्क कर पाएगा, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये सारी अच्छा, हेल्थ अगर रहेगा तो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, लंबे समय तक जिंदा रह पाएगा। रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, तो ये जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टिलिटी होती है ये कम हो जाएगी। तो ये सारे अगर हेल्थी रहने का फायदा है। अब हेल्दी रहने के लिए करना क्या पड़ेगा? एक तो आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, बैलेंस डाइट करो। बैलेंस डाइट करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, कुछ सारी चीज़ें हैं नॉर्मली जस्टिन सेट ने बता रखा है। पर्सनल हाइजीन रखो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, ये सारे गुड हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। हम्म,
अवेयरनेस अबाउट डिजीज, डिजीज के प्रति अवेयर रहो, देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसके अगेंस्ट आप वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन को लो, वैक्सीन लो, प्रॉपर वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोज करो, को वेक्टर पे कंट्रोल करने के लिए वेक्टर पे कंट्रोल रखना चाहिए। जो वेक्टर जैसे कि मस्कीटो वेक्टर हैं तो उसके कई तरीके होते हैं वे कंट्रोल करने के, जैसे मस्कीटो अगर पॉन्ड से तो उसमें गम्बूसिया फिर डाल दो ताकि वो उसको फीड कर सके। फूड और वाटर हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए। ये सब गुड हेल्थ की अचीव करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट तो नहीं है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। हाँ ये सारी चीज़ें हैं गुड हेल्थ। अच्छा, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है तो एक तो पीछे वाले पैराग्राफ पे चलते हैं जरा। यहाँ से एक तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस फॉर हेल्थ डिस्प्रूव्ड बाय, तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस डिस्प्रूव्ड बाय विलियम हार्वे। अच्छा, विलियम हार्वे ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कैसे डिस्प्रूव की थी? ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी करके और थर्मामीटर से नॉर्मल एक ब्लैक बाइल पर्सन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेजर करके। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है हेल्थ अफेक्टेड बाई, तो हेल्थ तीन चीज़ों से इफेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आपका जेनेटिक डिसऑर्डर इफेक्ट कर सकता है हेल्थ को, सेकंड इन्फेक्शन, थर्ड आपका लाइफ स्टाइल। आपका माइंड जो मेंटल स्टेट है ये भी इफेक्ट करता है। तो ये चार चीज़ें आपको ध्यान रखना है, मेंटल स्टेट, इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर और लाइफ स्टाइल। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जा रहा है फिर से, एक तो जो बोल्ड लेटर से लिखा है उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ना है जब तक याद नहीं हो जाए। उसके ऊपर और नीचे 1-2 लाइन कवर करते हैं। जैसे डिजीज के बारे में बता रखा है इन्होंने। डिजीज, डिजीज का मतलब क्या होता है? डिजीज कब बोलोगे आप कोई किसी पर्सन को? डिजीज कब आप टर्म यूज करोगे? जब जब पर्सन का या बॉडी का वन आर मोर देन वन ऑर्गन या सिस्टम ऑफ द बॉडी क्या करे? फंक्शनिंग, उसका जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो जाए, प्रभावित हो जाए। तो क्या होगा? उससे करेक्टर अपीयर होगा, करेक्टर अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स। तो हम बोलेंगे हम हेल्दी नहीं है, यानी कि हम बोलेंगे वी हैव ए डिजीज। यानी सिंपल सा मतलब बॉडी के अंदर, बॉडी का कोई सिस्टम, मतलब बॉडी के अंदर कई सारे सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सोन। तो अगर कोई भी सिस्टम बॉडी का, उसका जो फंक्शन है वो अगर एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है, या कोई भी एक सिंगल ऑर्गन या मोर देन वन ऑर्गन, एक से अधिक ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है, एडवर्सली अफेक्ट, उस पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर बॉडी सिम्टम्स अपीयर करेगी, कुछ सिम्टम्स देगी, जिससे हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी नहीं हैं और हम बोल सकते हैं कि ये डिजीज है। अब डिजीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब इन्फेक्शियस डिजीज होती है, नाम से समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें ट्रांसमिट हो जाए, वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए, उसको हम बोलेंगे ये होता है इन्फेक्शियस डिजीज। उसको हम क्या बोलेंगे? वो इन्फेक्शियस डिजीज है। और जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर ना हो उसको बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज में आपका एक ही दिया है इन्होंने, एड्स, जो कि बहुत फैटल होता है, बहुत घातक होता है, जिसको एड्स मतलब अगर किसी पर्सन को एड्स है तो उसका डेथ होना उसका डेथ होना क्लियर है। मतलब कुछ हो सकता है, अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है, अगर वो प्रॉपर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो थोड़ा सा लंबे समय तक रह पाएगा, सरवाइव कर पाएगा। अगर इम्यूनिटी वीक है तो जल्दी मर जाएगा, लेकिन उसका डेथ होना तो कंप्लीटली श्योर है एड्स पेशेंट का। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो बहुत कॉमन और एवरी वन सफ़र कर सकते हैं इनसे समटाइम्स, लेकिन सारी इन्फेक्शियस डिजीज ऐसा फैटल नहीं होती है। सिर्फ एक एड्स का दिया हुआ है, उसमें देखो लिखा है ना, सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स आर फैटल। दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में कई सारी होती है, लेकिन इन्होंने एक ही नाम दिया है, कैंसर। कैंसर भी मेजर काज ऑफ डेथ इस समय हो रहा है। और तो अपना ड्रग और एल्कोहल यूज, अगर आप ड्रग और एल्कोहल का ज़्यादा टेकअप कर रहे हो तो फिर वो भी हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करती हैं। जैसे इधर देख लो आप, कुछ डिजीज हैं, मैंने बहुत आपकी इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं।
आप कॉमन कोल्ड पढ़ोगे एनसीईआरटी में, कॉमन कोल्ड जो कि रीनो वायरस से होता है, ये आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं। दूसरा इन्फ्लुएंजा, ये भी वायरल डिजीज है। तीसरा आपका HIV तो हो ही गया, HIV मतलब एड्स। बाकी रिंग वर्म ये भी ट्रांसफर हो जाती है इसलिए, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज है। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सारी आपकी एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है, ठीक। अच्छा, सार्स कोवी 2 ये भी इन्फेक्शियस है। सार्स का नाम लिखा है तो यहाँ पे एक बार मैं बोल देता हूँ, सार्स कोवी 2 यानी कि कोविड-19। कोविड-19 इसका नाम कोविड-19 इसलिए पड़ा, जस्ट मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। अच्छा आगे वीडियो, ठीक है, जब आएगा तब, जब वहाँ पे आएगा तो मैं बोल दूंगा। अभी बस इतना ध्यान रखना, सार्स कोवी 2 ये भी इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा वो सारी हैं, आप चाहो तो याद कर लो, चाहे तो छोड़ दो। अगला नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन आएंगे, जैसे आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब हार्ट अटैक, जैसे हार्ट से कोई भी डिजीज हो, हार्ट डिजीज कोई भी हो, हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। तो ये सारे, डायबिटीज, क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज, कैंसर तो आपकी एनसीईआरटी ने दे ही रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसमें आएंगी, अस्थमा, एलर्जी और डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, आर्थराइटिस, ये सारी जो डिजीज हैं ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में आएंगी। तो आई होप कि क्लियर हो गया कि कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज है, कौन सी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, और कौन इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन इन्फेक्शियस डिजीज। ऑप्शन दे दिया जाए, कैंसर दे दिया जाए आपको, मान लीजिए सपोज करिए कैंसर, अस्थमा, एलर्जी और एड्स। तो इन्फेक्शियस डिजीज पूछा गया तो आप एड्स ऑप्शन करोगे। और अगर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ध्यान रखना कैंसर हो गए, आप कैंसर ही ध्यान रखोगे, कैंसर ध्यान रखना, और एलर्जी ध्यान रखना, कैंसर, एलर्जी, अस्थमा, डायबिटीज, इतना बहुत है, ओके। तो ये सारी चीज़ें होंगी। टॉपिक नंबर 1 है कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो डिजीज हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, अब एक जो बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है उसको ध्यान से रीड करना है, एटलीस्ट 2 से 3 बार रीड करना है। जो ब्लैक से बोर्ड से एनसीईआरटी में लिखा गया है उसको। तो यहाँ पे पैथोजन है, तो पैथोजन किसे बोलोगे, सिंपल सा है, जो इन्फेक्शन काज करेगा, जो डिजीज काज करेगा उसी को हम पैथोजन बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को ही पैथोजन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये वायरस है, ये डिजीज कॉज करता है। बैक्टीरिया है, डिजीज कॉज करता है। पैरासाइट है, डिजीज कॉज करता है। फंगस है, डिजीज कॉज करता है। प्रियॉन्स है, डिजीज कॉज करता है। इसके अलावा प्रोटोजोन्स होते हैं, हेलमिंथस होते हैं। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, पैथोजन्स बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे। तो सिंपल सा आप क्या बताओगे डिफिनीशन पैथोजन की, organism belonging to bacteria, virus, fungi, protozoans, helminths, etc. could cause disease in man. तो such disease causing organism called pathogen. सिंपल सा, most parasite are therefore pathogen. They cause harm to the host by living in or on them. अब मोस्टली जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट का मतलब मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड और शेल्टर के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करें, फूड और शेल्टर दोनों चीज़ों के लिए। अब वो लिविंग जो उनका अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करेंगे उनको बोलेंगे होस्ट। तो जो उनका होस्ट ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म पे पैरासाइट डिपेंड कर रहा है, वो या तो उसके अंदर होगा, उसके बॉडी के अंदर होगा, या तो बॉडी के सरफेस पर होगा। तो पैरासाइट ऐसे होस्ट को, अब पैरासाइट जो होता है स्वाभाविक सी बात है होस्ट को हार्म ही करता है। मोस्टली जो पैरासाइट होते हैं होस्ट को हार्म ही करते हैं। पैथोजन कैन इंटर आवर बॉडी। अब जो पैथोजन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, कई तरीक़ों से वो इंटर कर सकते हैं। इंटर करके अपनी संख्या को मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
जब ह्यूमन बॉडी में ये जो पैथोजेंस हैं अगर इंटर कर गए तो इंटर करने के बाद ये मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद इंटरफेयर विद द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी में बाधा डालते हैं। मतलब जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ है उनको ये रोकना स्टार्ट कर देते हैं, उनके जो फंक्शन है उनको स्टॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्टिंग इन द मार्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज होता है ऑर्गन्स में। जिस भी ऑर्गन पे ये अटैक करेंगे उस ऑर्गन का फंक्शनल और मार्फोलॉजिकल दोनों तरीक़ों से डैमेज कर देते हैं। पैथोजन होता है वो अपने लाइफ को अडॉप्ट कर लेता है विद द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। तो जिस भी होस्ट पे पैथोजन अटैक करेगा उस होस्ट के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो पैथोजन अपनी लाइफ को अडॉप्ट कर लेता है। ये इनकी यूनिक करेक्टर है पैथोजन का। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है कि द पैथोजन दैट इंटर द गट मस्ट नो ए वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो pH एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मान लीजिए कि कोई पैथोजन गट में इंटर कर गया तो गट में सर्वाइव करने के लिए स्टमक का जो चूँकि एसिडिक pH होता है यानी कि लो pH होता है, एसिडिक होने की वजह से pH लो होगा यानी कि उसको लो pH पे वो सर्वाइव कर सकता है, ऐसा वो खुद को अडाप्ट कर लेगा जो भी पैथोजन रहेगा। और स्टमक में कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं तो उन डाइजेस्टिव एंजाइम का उस पैथोजन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको भी वो क्या कर लेगा? रजिस्ट कर ले जाएगा। तो ये चीज़ उसके पैथोजन में पैथोजन जो भी रहेगा वो इस चीज़ को अडाप्ट कर लेगा। Few representative member from different group of the pathogenic organism are discussed along with the disease causing by them। तो आगे हम लोग देखेंगे कुछ पैथोजन उसका पैथोजन कौन सा पैथोजन है, वो कौन सी डिजीज काज करता है, उस डिजीज के सिम्टम्स क्या है, उसके प्रिवेंशन और कंट्रोल, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो ये कुछ पैथोजन हमने दिखा रखे हैं आपको, तो पैथोजन आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, सिंपल सा। अब आ जाइए ज़रा, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से। ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ये ऐसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड कॉज करती है, टाइफाइड फीवर कॉज करती है। साल्मोनेला टाइफी पैथोजेनिक बैक्टीरिया टाइफाइड फीवर कॉज करती है। जनरली जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पैथोजन है ये इंटर करता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कैसे इंटर करेगा? फूड और वाटर के थ्रू। अब फूड और वाटर आप कैसा लोगे? कंटामिनेटेड फूड और वाटर लोगे तब। कंटामिनेटेड फूड और वाटर मतलब ऐसा फूड और वाटर जिसमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया था। तो अगर ऐसा फूड और वाटर आपने टेकअप कर लिया तो फिर क्या होगा? विद देम एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड। तो जो बैक्टीरिया है वो अदर ब्लड के थ्रू अदर आर्गन तक माइग्रेट कर जाएगा। अब इससे होगा क्या? हाई फीवर होगा, बॉडी का टेम्परेचर 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, वीकनेस फील होगा, कमजोरी फील होगी, स्टमक में पेन होगा, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक फील होगा, सिर दर्द करेगा, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस। और ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं टाइफाइड फीवर के। ये तो सिम्टम्स हो गए, सिम्टम्स भी ध्यान रखने हैं। सिम्टम्स क्या क्या हैं टाइफाइड फीवर के? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार। एक तो हाई फीवर आएगा, उसके साथ साथ हाई फीवर के साथ साथ वीकनेस, कमजोरी फील होगी आपको, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा और लॉस ऑफ हेपेटाइटिस। ये कॉमन सिम्टम्स हो गए टाइफाइड। टाइफाइड किस बैक्टीरिया से कॉज होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से कॉज होता है। साल्मोनेला, ये सारे क्वेश्चन के फॉर्म में है, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो होता है वो कहाँ पे इंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू इंटर करता है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर लेने से। तो ये चीज़ हो गई आपकी टाइफाइड। अच्छा, आगे एनसीईआरटी बता रखी है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ भी सीवियर केस में हो सकता है। अगर टाइफाइड का सीवियर केस है तो उस केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड फीवर कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है विडाल टेस्ट। तो टाइफाइड फीवर कंफर्म होता है किस टेस्ट के द्वारा? विडाल टेस्ट। अगर आपको फीवर है और आपको ये श्योर नहीं है कौन सा फीवर है, टाइफाइड है कि मलेरिया है, तो आपको टेस्ट करना पड़ता है। तो टाइफाइड अगर है तो टाइफाइड के लिए एक विडाल टेस्ट किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो आपको टाइफाइड फीवर है। तो ध्यान रखना है, टाइफाइड फीवर के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट होता है।
तो ये टाइफाइड फीवर के लिए हो गया आपका विडाल टेस्ट। अब यहाँ पे बता रखा है इन्होंने कि एक क्लासिक केस है, क्लासिक के केस इन मेडिसिन, मैरी मेलोन, निक नेम ऑफ द टाइफाइड मैरी। अच्छा, ये जो टाइफाइड है एक्चुअली में ये के लेडी है मैरी मेलोन, जिनका निक नेम है टाइफाइड मैरी, इज वर्थ मेंशनिंग हेयर। सी वाज ए कुकड बाई प्रोफेशन, मतलब जो मैरी मेलोन थी, यानी कि जिनका निक नेम टाइफाइड मैरी था, वो प्रोफेशन उनका था कुक, खाना बनाती थी वो, मतलब कुकर बोलो सॉरी, कुकिंग कुक थी वो। एंड वाज ए टाइफाइड कैरियर, और वो वाज ए टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड ए टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू फूड सी प्रिपेयर्ड। तो ये बता रखा है कि वो जो है टाइफाइड फीवर को स्प्रेड करती रही कई सालों तक फूड के थ्रू। तो ये चीज़ हो गया टाइफाइड के बारे में। अब नेक्स्ट जो डिजीज़ है ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, न्यूमोनिया। ओके, अब नेक्स्ट जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है न्यूमोनिया आपका। तो मैं न्यूमोनिया, ये ब्लैक से बोल्ड से, तो थोड़ा ध्यान से, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड को एक साथ कंपेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं एनसीईआरटी को देखता हूँ। देखो न्यूमोनिया में होता क्या है एक्चुअली में, न्यूमोनिया किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। खैर ये बात की बात है। अब मेन है कि ये कहाँ पे इन्फेक्ट किसको किस एरिया में करता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है ये इन्फेक्शन करता है लंग्स के एल्यूलाई में। तो लंग्स के एल्यूलाई को में इन्फेक्शन करता है, या एयर सेक ऑफ लंग्स में इन्फेक्शन करता है, ये भी ऑप्शन में आ जाता है। एक्चुअली में लंग्स में जो एल्यूलाई हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्यूलाई होता है, उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, पानी भर जाता है, किन केस, इन द केस ऑफ न्यूमोनिया में, न्यूमोनिया के केस में। वहीं पे अगर मैं कॉमन कोल्ड का बात करूँ तो कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, रीनो वायरस। इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, वो बात की बात है जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या होता है, ये जो इन्फेक्शन करता है ना, ये इन्फेक्शन करता है नोज में और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, ये लंग्स पे इन्फेक्शन नहीं करता है। तो ये न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड में अंतर है। सिम्टम दोनों के लगभग सिमिलर ही रहेंगे, सिम्टम दोनों के लगभग सिमिलर ही रहेंगे, लेकिन इन्फेक्शन एरिया अलग अलग है। न्यूमोनिया में, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का जो इन्फेक्शन एरिया है वो लंग्स का एल्यूलाई है, और कॉमन कोल्ड में जो रीनो वायरस का इन्फेक्शन एरिया है वो है नोज और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, वो भी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। सिम्टम में क्या होगा, सिम्टम में फीवर होगा, न्यूमोनिया का सिम्टम्स है बुखार होगा, कफ बनेगा, हेडेक होगा। अगर बहुत सीवियर केस है न्यूमोनिया का तो उसमें जो लिप्स होंगे, मतलब जो होंठ होते हैं, जो फिंगर नेल्स होते हैं, वो ग्रे हो जाते हैं, ग्रे से ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। ये चीज़ होता है। और वहीं पे अगर मैं कॉमन कोल्ड की बात करूँ तो कॉमन कोल्ड में भी हेडेक होगा, टायर्डनेस होगा, सोर थ्रोट प्रॉब्लम होगी, सोर थ्रोट, नेजल कंजेशन डिस्चार्ज होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ध्यान रखना है, दोनों में कॉमन कोल्ड और निमोनिया में अंतर है कि एक एल्यूलाई को इन्फेक्ट करता है, दूसरा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और नोज में इन्फेक्शन करता है, जो कॉमन कोल्ड वाला है, कॉमन कोल्ड जो है। अच्छा, अब ये भी कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं कोविड का भी बता देता हूँ आपको। कोविड-19 यानी कि जो जिसको बोलते हैं सार्स कोवी-2, एक्चुअली में ह्यूमन कोरोना वायरस डिजीज़ है जो कि 2019 में आई थी। इसका भी सिम्टम वही था। अभी चूँकि वेरिएंट आ रहे हैं तो सिम्टम भी इसका थोड़ा सा वेरी करता जा रहा है। अभी जो ओमिक्रॉन का है, इसका जो सिम्टम्स है, इसमें सोर थ्रोट प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो अर्लियर जो वेरिएंट थे, उसमें फीवर होता था, ड्राई कफ, शॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। अच्छा, ये कोविड-19 इसलिए इसका नाम कोविड-19 पड़ा है, ये भी ध्यान रखना। जस्ट रिकॉल करने के लिए बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप जीके नहीं कर रहे हो ना, आपको बोर्ड देना है, नीट देना है, तो बस जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि कोविड-19 इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेस्ड हुआ था। आया कब था ये अलग बात है। ट्रेस हुआ था 31 दिसंबर 2019 को
वुहान सिटी चाइना में एक वुहान सिटी है, वहाँ पे ये पहली बार ट्रेस हुआ था 31 दिसंबर 2019 को। तो ये चीज़ अब वहाँ से फैलते 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 ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हो गया। उसके बाद ये पैंडेमिक घोषित कर दिया गया। कई सारे वेरिएंट इसके आए, अभी जो न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका जेनेटिक मटेरियल भी जान लीजिए, जो कोविड-19 यानी कि SARS-CoV-2 उसका जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं थोड़ा सा न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड को देख लेता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया और जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, ये न्यूमोनिया डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट द एल्यूलाई, ध्यान रखना है ह्यूमन में ये एल्यूलाई को इन्फेक्ट करता है। लंग्स में जो एल्यूलाई होता है उस चीज़ को इन्फेक्ट करता है ये एयर फील्ड सैक ऑफ द लंग्स। तो जो लंग्स में लाई है यानी कि जो एयर फील्ड सैक्स होते हैं, इसमें एयर भरे होते हैं, उसकी जगह पे क्या हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है निमोनिया के केस में। आगे दिया है कि एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन एल्यूलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड, जहाँ पे एयर भरना होना चाहिए था वहाँ पे फ्लूइड भर जाता है। एल्यूलाई में एयर भरा रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है, लीडिंग टू द सीवियर प्रॉब्लम इन रिस्पायरेशन। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स की बात यहाँ पे की गई है। न्यूमोनिया के सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया, तो फीवर आएगा, फीवर, चिल्स, कफ बनेगा, हेडेक होगा, ये सिम्टम्स हो गए। सीवियर केस में अगर थोड़ा सा ज़्यादा ही सीवियर केस है निमोनिया का, तो उसमें लिप्स और फिंगर का जो कलर्स हो जाते हैं, लिप्स एंड फिंगर नेल्स, ये टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, ग्रे से ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। ये हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट आर एरोसॉल्स रिलीजिंग बाय ए इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ए ग्लासेस एंड यूटेंसिल विथ द इन्फेक्टेड। मतलब ये चूंकि इन्फेक्शियस डिजीज है, तो अगर कोई हेल्दी पर्सन, कोई मान लीजिए कि निमोनिया किसी बंदे को या किसी पर्सन को निमोनिया है, तो फिर क्या होगा कि और कोई हेल्दी पर्सन उसके आसपास में आ गया और उसका जो ड्रॉपलेट और एरोसॉल है उस हेल्दी पर्सन एक्वायर कर लिया किसी भी तरीके से, तो उसको भी निमोनिया होने का चांस, निमोनिया हो जाएगा। जैसे ग्लास शेयरिंग से या क्लॉथ यूज करने से, तो ये चीज़ें चूँकि ये इन्फेक्शियस डिजीज है तो ये हो जाता है। अच्छा, डायसेंट्री, फ्लैग, डिप्थीरिया, ये सारे भी बैक्टीरियल डिजीज हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज आपने जान गया, एक तो टाइफाइड भी बैक्टीरिया था, साल्मोनेला टाइफिस से होता था, निमोनिया भी बैक्टीरियल डिजीज ही है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखोगे, डायसेंट्री, प्लेग्स एंड डिप्थीरिया ये भी बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया से काज होने वाले डिजीज हैं। नेक्स्ट जो है वो है वायरल डिजीज, मतलब जो वायरस से होती है। तो मेनी वायरस आल्सो काज द डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक ही वायरल डिजीज की चर्चा की है जो कि कॉमन कोल्ड है। तो कॉमन कोल्ड जो होता है वो रीनो वायरस से होता है। रीनो वायरस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस विच काज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन डिजीज कॉमन कोल्ड। दे इन्फेक्ट द नोज, ध्यान रखना है कि रीनो वायरस ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ वायरस को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉज करता है कॉमन कोल्ड को। अब ये जो कॉमन कोल्ड होता है इस केस में इन्फेक्शन जो होता है ये किस एरिया में होता है, नोज और रिस्पायरेटरी पैसेज में होता है, लंग्स में नहीं होता है। क्लियर एनसीईआरटी लिख रखा है नॉट द लंग्स। कॉमन कोल्ड का करेक्टर क्या है, कॉमन कोल्ड करेक्टर है कि नेजल कंजेशन हो जाएगा, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट प्रॉब्लम होगी, हॉर्सनेस होगा, कफ बनेगा, हेडेक होगी और टायर्डनेस, ये सारे करेक्टर होते हैं कॉमन कोल्ड के। कॉमन कोल्ड का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है यूजुअली ये लास्ट फॉर 3 से 7 डेज का होता है। ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ और स्नीजेज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेलेटेड डायरेक्टली आर ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज द पेन, बुक्स, कप्स, ये कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा सो ऑन। मतलब ये भी क्या होता है कि इन्फेक्शियस डिजीज में आता है, तो ये भी अगर कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है
इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। तो ये हो जाता है आपका कॉमन कोल्ड जो कि रीनो वायरस से काज होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रोटोजोन मलेरिया वायरल डिजीज़ के बाद बस सिंसियाटी ने एक ही की है जिसका नाम था रीनो वायरस। मैंने कोविड का मतलब चर्चा तो कर ही दी कोविड की, तो खैर दोबारा कोई मतलब नहीं निकलता है। अब हम बात करेंगे, कॉमन कोल्ड हो गया, मलेरिया की। नेक्स्ट डिजीज जो है वो प्रोटोजोन डिजीज है। ओके, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर काज्ड बाय द प्रोटोजोन्स। अब मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ काजिंग डिजीज है। प्लाज्मोडियम ए टाइनी प्रोटोजोन्स इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज, यानी कि मलेरिया डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटोजोन, ये प्लाज्मोडियम ना। डिफरेंट स्पीसीज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, एक और होता है प्लाज्मोडियम ओवेल। खैर आप 3 ही दिया तो 3 ही ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आर ये रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ द मलेरिया। ये जो होते हैं डिफरेंट टाइप मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन इन तीनों स्पीशीज में से सबसे जो खतरनाक मलेरिया कॉज करता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। आगे दिया भी है, ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया काज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फैटल। मतलब बहुत खतरनाक या घातक जो मलेरिया कॉज करता है, सबसे खतरनाक वाली जो मलेरिया कॉज करता है वो कौन सी स्पीसीज है, वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये सबसे सीरियस और सबसे फाइटल मैलिग्नेंट मलेरिया को कॉज करता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अभी कैसे करता है, अब यहाँ पे हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को देखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, तो फिगर 8.1 पहले देख लेते हैं, देन उसके बाद इस चीज़ को देखते हैं जो स्टेटमेंट में लिखा है, मतलब लैंग्वेज में लिखा है। यहाँ से ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम, तो देखिए यहाँ पे पहले तो ध्यान रखना है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। एक तो ह्यूमन है वो होस्ट, और दूसरा आपका मस्कीटो। तो 2 होस्ट इसमें चाहिए, एक तो ह्यूमन, दूसरा मस्कीटो। अब स्टार्ट कहाँ से होता है, मान लीजिए कि ये बंदा है, कोई ये पर्सन को ये फीमेल एनाफिलीज है, ये फीमेल एनाफिलीज ने इसको बाइट किया। इसको बाइट करने से क्या हुआ कि फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो ने जैसे ही बाइट किया, बाइट करने पे ये जो प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है ये स्पोरोजॉइट के फॉर्म में इंटर कर जाता है। स्पोरोजॉइट आर इंजेक्टेड विद, जैसे ही बाइट करता है फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो बाइट करती है तो प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट के रूप में इंटर कर गया बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। अब ये जाएगा कहाँ पे, लीवर सेल में। ये जो स्पोरोजॉइट पैरासाइट है ये लीवर सेल में जाके अपनी संख्या को बढ़ाएगा। पैरासाइट स्पोरोजॉइट रिच द लीवर थ्रू द ब्लड के थ्रू लीवर सेल में जाएगा, वहाँ पे अपनी संख्या को, अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। फिर इंक्रीज कौन से करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। लीवर सेल में ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जो स्पोरोजॉइट्स है वो अपने नंबर को इंक्रीज कर लेगा। अब लीवर सेल क्या करेगी, बस्ट कर जाएगी। बस्ट करने के बाद जो पैरासाइट्स है वो चला जाएगा कहाँ, ब्लड के थ्रू आरबीसी में चला जाएगा। तो आरबीसी में भी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, आरबीसी में ये पैरासाइट आरबीसी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। फिर आरबीसी भी रप्चर करेगी, आरबीसी रप्चर करने के बाद अदर आरबीसी में ये चला जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, जब आरबीसी रप्चर करती है और पैरासाइट वहाँ रिलीज होता है तो आरबीसी रप्चर करने के साथ साथ ये एक आरबीसी रप्चर होने के साथ साथ एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, हीमोजॉइन टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज होता है। तो उसी टाइम क्या होता है, फीवर होता है, कॉजिंग फीवर एंड अदर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं फीवर के।
अब यहाँ पे आगे जब आरबीसी से निकल के जो पैरासाइट्स है, अब इसमें आ जाता है गैमेटोसाइट स्टेज, यानी कि सेक्सुअल स्टेज डेवलप जो आरबीसी में, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल थी उसी में अब ये सेक्सुअल स्टेज डेवलप होता है, यानी कि गैमेटोसाइट डेवलप होता है। एक तो मेल गैमेट, दूसरा है फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इधर आपका गैमेटोसाइट दे रखा है। अब किसी जो इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब जिसके अंदर स्पोरोजोइट इंटर कर चुका है, ये स्पोरोजोइट, ये इन्फेक्टेड पर्सन है। और अच्छा, ये पहले एक मिनट क्लियर हो जाए, ये जो आपको दिख रहा है ये नॉर्मल पर्सन था, ये इन्फेक्टेड पर्सन था, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो ये जो मस्कीटो है जिसने इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया है, इसके अंदर ये स्पोरोजोइट इसके सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाएगा, वही बता रखा है। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा मस्कीटो गट्स में, मस्कीटो के गट्स में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा। उसके बाद फाइनली ये जो स्पोरोजोइट है ये जाके सलाइवरी ग्लैंड में, मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएगा। तो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट escape फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मस्कीटो सलाइवरी ग्लैंड। तो ये अगेन फिर से वही साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही चीज़ आपकी लैंग्वेज में लिखा है, तो इसको ज़रा देख लीजिए। देखिए, प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी एज ए स्पोरोजोइट्स, ये इन्फेक्शियस फॉर्म होता है ह्यूमन के लिए। तो प्लाज्मोडियम इंटर किया ह्यूमन बॉडी में, किस फॉर्म में, स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में। कैसे? थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल एंड देन अटैक द आरबीसी रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। पैरासाइट जो था, मतलब जो आपका ये स्पोरोजोइट्स था, ये शुरू में लीवर सेल में मल्टीप्लाई करता है। लीवर सेल में मल्टीप्लाई करने के बाद लीवर सेल रप्चर बस्ट होती है, उसके बाद ये जाता है आरबीसी। आरबीसी में भी ये मल्टीप्लाई करता है, फिर आरबीसी में रप्चर होती है, फिर रप्चर्ड आरबीसी एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। ध्यान रखना है, कामा लिख के हीमोजॉइंस लिखा हुआ है। तो जो आरबीसी जब रप्चर होती है तो रप्चर्ड आरबीसी से एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है, हीमोजॉइन। और यही हीमोजॉइन फीवर के लिए, हाई फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये हाई फीवर जो आता है ना, ये एवरी 3 से 4 डे में री अकरिंग हो जाता है, मतलब दोबारा रिपीट हो जाता है। व्हेन ए फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो बाइट ए इन्फेक्टेड पर्सन, अब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ऑलरेडी, जिसके अंदर स्पोरोजोइट एंटर कर चुका है, अगर उसको फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो बाइट कर रही है तो ये दीज पैरासाइट इंटर द मस्कीटो बॉडी एंड अंडरगो द फर्दर डेवलपमेंट है। तो ये जो पैरासाइट है ये मस्कीटो की बॉडी में इंटर कर जाएगा और फिर उसमें डेवलप करेगा, फर्दर डेवलपमेंट करेगा। एंड पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म द स्पोरोजोइट। और पैरासाइट जो पैरासाइट है मल्टीप्लाई करके स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन करेगा और ये स्पोरोजोइट स्टोर हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड में। अब ये जो तीज मस्कीटो बाइट है ये ह्यूमन, जब ये मस्कीटो दोबारा किसी बंदे को, ह्यूमन को बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट इंट्रोड्यूस हो जाएगा उसकी बॉडी में और फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी जो भी हम लोग पढ़ रखे थे, ठीक है। लीवर से आरबीसी, फिर आरबीसी रप्चर होगी तो हीमोजॉइन निकलेगा, फिर वही फीवर आएगा, हर से 3 से 4 दिन में फीवर रिकरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दोबारा रिपीट होगा। अच्छा, मलेरिया पैरासाइट के लिए रिक्वायर होते हैं 2 होस्ट, एक तो ह्यूमन, दूसरा मस्कीटो, तभी जो मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम है उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो पाएगी। ओके। अच्छा, यहाँ पर जो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो है ये वेक्टर का काम करती है या ट्रांसमिटिंग एजेंट का काम करती है। अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया जो होता है, मलेरिया में वेक्टर का काम करता है, ट्रांसमिटिंग एजेंट का काम कौन करता है, तो फीमेल एनाफिलीज ट्रांसमिटिंग एजेंट या वेक्टर का काम करता है। अब नेक्स्ट जो डिजीज है वो है प्रोटोजोवन डिजीज, जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब ये भी प्रोटोजोवन डिजीज थी मलेरिया, और इसके बाद ये आपका जो
अमीबियासिस या अमीबिक डायसेंट्री है, ये भी एक प्रोटोजोअन डिजीज है। और ये किस प्रोटोजोआ से होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से ये काज होता है। तो जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ पैरासाइट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में जब एंटर करता है तो ये डिजीज काज होता है, जिसका नाम है अमीबियोसिस, या इसको अमीबिक डायसेंट्री भी बोलते हैं। इस अमीबियासिस या अमीबिक डायसेंट्री का सिम्टम्स क्या क्या है? इसमें सिम्टम्स आएंगे कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन होगा, यानी कि एब्डोमिनल पेन के साथ साथ क्रैम्प्स भी होगा, स्टूल विद द एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, स्टूल के साथ साथ म्यूकस और ब्लड क्लॉट भी आएगा। इस अमीबियोसिस या जो अमीबिक डायसेंट्री डिजीज है, इसमें हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर का काम करती है, हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर का काम करती है, एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड। मतलब ये पैरासाइट है, ये फीसेस से, जो कि फीकल मैटर पे ये पैरासाइट रहेगा, एंटीमीबा हिस्टोलिटी का पैरासाइट, वहाँ से ये ले जाके फूड में ट्रांसफ़र कर देती है। तो अब वो फूड जो हेल्दी पर्सन खाएगा उसको भी अमीबिक डायसेंट्री हो जाएगा। यही चीज़ होता है। फूड एंड फूड प्रोडक्ट आगे वही लिखा है। या ड्रिंकिंग वाटर, अगर आप कंटामिनेटेड फूड और वाटर आप ले रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन। तो ये मेन सोर्स इन्फेक्शन का होता है। कंटामिनेटेड फूड और अगर वाटर ले रहे हो जिसमें एंटीमीबा हिस्टोलिटिका एंटर कर गया है, तो फिर अमीबिक डायसेंट्री या अमीबियासिस डिजीज काज होने का चांस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो एस्केरियासिस है। तो एस्केरियासिस भी देखते हैं जरा। एस्केरियासिस इसको बोलते हैं हाथी पाँव, नहीं सॉरी, वेरी सॉरी, हाथी पाँव के बाद आएगा, वेरी सॉरी। ये है एस्केरियासिस, इसको बोलते हैं चुन्ना। छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है ये, जो मिट्टी ज़्यादा खाते हैं। तो एस्केरियासिस जरा देखते हैं। एस्केरियासिस जो होता है एस्केरिस से होता है। एक कॉमन राउंड वार्म होता है, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम 11th का। तो एस्केरिस एक कॉमन राउंड वार्म है, एंड वाउचेरिया एक फिलेरियल वार्म है। आर सम ऑफ द हेलमेंट्स, तो ये दो हेलमेंट्स दिए हैं, एक तो एस्केरिस राउंड वार्म, दूसरा वाउचेरिया फिलेरियल वार्म, विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक। ये मैन के लिए पैथोजेनिक होते हैं, मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। एस्केरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट, एस्केरिस एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जिससे एस्केरियासिस होता है। सिम्टम्स का क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। ये सिम्टम्स आपको ध्यान रखना है, मेमोराइज करना है। Egg of the parasite are excreted along with the feces of infected person which contaminates soil, water, plant, etc. यानी कि जो पैरासाइट के एग्स होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के जो फीकल मैटर होता है उसके साथ एक्सक्रीट होकर बाहर निकलते हैं और फिर सॉयल, वाटर, प्लांट को कंटामिनेट कर देते हैं। और जब हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो जो कोई हेल्दी पर्सन है अगर वेजिटेबल या वाटर या फ्रूट ले रहा है कंटामिनेटेड, जिसमें ये पैरासाइट है, ऐसा वाटर या वेजिटेबल फ्रूट जिसमें एस्केरिस पैरासाइट का जो कंटामिनेट एस्केरिस से कंटामिनेटेड है, अगर उसको कोई हेल्दी पर्सन एक्वायर कर रहा है, खा रहा है, तो फिर या पानी पी रहा है ऐसा, तो फिर उसको भी एस्केरियासिस हो जाता है। अगला है, ये भी हेलमिंथस ही है, वाउचेरिया वैनक्राफ्टी। अच्छा, यहाँ पे दो स्पीशीज दे रखा है, वाउचेरिया वैनक्राफ्टी और वाउचेरिया मलाई। ये दोनों जो हैं फिलेरियल वार्म होते हैं। फिलेरियल वार्म काज ए स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लाइफ फॉर मेनी ईयर्स। तो ध्यान रखना है, ये क्या करते हैं स्लोली, ये जो फिलेरियल वार्म है ये कॉज क्या करते हैं, स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन
ऑर्गन में ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन स्लोली ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डेवलप करते हैं, इन विच दे लाइव फॉर मेनी ईयर्स। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्ब एंड द डिजीज इज कॉल्ड द एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस। तो ये क्या यूजुअली इसमें होता क्या है, फिलेरियासिस में या एलिफेंटियासिस में जो लोअर लिम्ब का लिम्फेटिक वेसल होता है उसमें ये इन्फ्लामेशन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डेवलप करते हैं और इस डिजीज को बोलते हैं एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस। इसमें क्या होता है कि जेनाइटल ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज होती है, पैथोजन ट्रांसमिट टू हेल्दी पर्सन थ्रू ए बाइट बाई फीमेल मस्कीटो वेक्टर। तो यहाँ भी फीमेल मस्कीटो वेक्टर से के बाइट करने से ये पैथोजन ट्रांसमिट होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब फिलेरियासिस का यहाँ पे एलिफेंटियासिस का, इसको एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस जो है यहाँ पे दिया हुआ है फिगर। यहाँ पे दिखाया गया है कि इन्फ्लामेशन इन वन ऑफ द लोअर लिम्ब ड्यू टू द एलिफेंटियासिस। तो ये चीज़ हो गई। अब अगला देखते हैं हम लोग फंजाई। फंजाई से कॉज होने वाली जो डिजीज है उसका नाम है रिंग वार्म। मिनी फंजाई बिलोंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान एंड एपिडर्मोफाइटान। ये जीनस हैं। इनसे कई सारी फंजाई, इन सब जेनेरा से बिलोंग करने वाली कई सारी फंजाई हैं जो कि रिंग वॉर्म कॉज करती हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। अब रिंग वॉर्म में क्या होता है, दांत में ड्राई अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केलिलेशंस ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प्स। ये सिम्टम्स हैं रिंग वॉर्म के। अब यहाँ पे ईचिंग भी होती है। इसमें हीट एंड मॉइस्चर जो होता है वो फंजाई को ग्रो करने में हेल्प करता है, विच मेक देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन द ग्रोइन और बिटवीन द टॉइस। रिंग वार्म ऑफ जनरली एक्वायर फ्रॉम द सॉयल आर बाय यूजिंग टॉवल। मतलब रिंग वार्म जनरली एक्वायर होता है सॉयल से, या अगर किसी को रिंग वार्म हुआ है उसका टॉवल अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको भी रिंग वार्म हो जाएगा। उसका क्लॉथ यूज कर रहे हो, यहाँ तक कि आप उसकी कंघी को यूज कर रहे हो, इन्फेक्टेड जिसको रिंग वार्म हुआ है जिस पर्सन को, अगर उस पर्सन का आप कंघी, कपड़ा, टॉवल्स ये चीज़ें भी यूज कर रहे हो तब भी रिंग वार्म हो जाएगा आपको। हेल्दी पर्सन को रिंग वार्म हो जाएगा। तो रिंग वार्म का यहाँ पे फिगर दिखा रखा है इन्होंने। तो ये चीज़ हो गई कॉमन डिजीज। अब यहाँ से यहाँ तक एनसीईआरटी ने बता रखा है कि कैसे आप पर्सनली हाइजीन को मेंटेन करोगे। पब्लिक हाइजीन, दो चीज़ें यहाँ पे बात की है, एक पर्सनल हाइजीन की बात की है और एक पब्लिक हाइजीन की बात की है। तीन दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। ये बहुत ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट होता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। कई सारे इन्फेक्शियस डिजीज का प्रिवेंशन और कंट्रोल करने के लिए पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होता है। अब पहले पर्सनल हाइजीन की बात कर लेते हैं। पर्सनल हाइजीन का जो मेजर है, पर्सनल हाइजीन का जो डाटा है, पर्सनल हाइजीन में आपको क्या क्या करना रहेगा, अपनी बॉडी को क्लीन रखो। जो भी वाटर, फूड, वेजिटेबल या फ्रूट आप कंज्यूम कर रहे हो, मतलब खा रहे हो, उसको प्रॉपर क्लीन करके ही खाना चाहिए, क्लीन करके ही कंज्यूम करना चाहिए। ये तो हो गया पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में आप खुद पे ध्यान रखना है, खुद की बॉडी को क्लीन रखना है। जो भी आप कंज्यूम करोगे, जो भी आप खाओगे पियोगे, उसको प्रॉपर क्लीन करके ही आपको खाना पीना है। थर्ड चीज़, अब अगला नेक्स्ट है पब्लिक हाइजीन की बात करते हैं। पब्लिक सेफ्टी की पब्लिक हाइजीन में क्या क्या स्टेप्स हैं, प्रॉपर डिस्पोजल, वेस्ट और एक्सक्रीटा का प्रॉपर डिस्पोजल करना रहता है। अगर वाटर रिजर्वायर, जहाँ पे वाटर इकट्ठा होता है, उसको पीरियडिकली समय समय पे क्लीन करना है, डिसइंफेक्टेंट का भी यूज करना है। अब वाटर रिजर्वायर से पूल्स हो गए या सीस पूल्स हो गया, टैंक्स हो गए, ये सारी चीज़ें वाटर रिजर्वायर से में जो आएंगे, ये सारी में प्रॉपर मतलब समय समय पे आपको पीरियडिकली क्लीनिंग रखना है इनका और डिसइंफेक्टेंट का यूज करना है। तो ये सारी पब्लिक हाइजीन में आ जाएंगे ये सारे स्टेप्स। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, मेजर आर पर्टिकुलरली इसेंशियल
वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर, मतलब ये पर्टिकुलरली वहाँ ज़रूरी हो जाता है जहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिट होता है फूड और वाटर के थ्रू। और फूड और वाटर के थ्रू कौन से ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज जो ट्रांसमिट होते हैं? टाइफाइड्स और एमीबियोसिस एंड स्कैरियोसिस। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, एमीबियोसिस जो है आपका, जिसको विविक डायसेंट्री बोलते हैं, एंटेमीबा स्टोलिटिका से होता है, एस्कैरियासिस आपका एस्कैरिस से होता है। तो ये सारी जो है कि फूड और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। तो वो जो ऊपर अभी लिखा गया है पब्लिक हाइजीन में, तो ये पब्लिक हाइजीन को मेंटेन रखना है ताकि ये ट्रांसफर ना हो पाए। अब एयरबॉर्न डिजीज के केस में, तो एयरबॉर्न डिजीज केस जैसे न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड हो गया, तो न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड एयरबॉर्न डिजीज को कंट्रोल करने के लिए आपको जितने एबव मेजर दिए गए हैं, एबव जो प्रिकॉशन दिया गया है, मतलब पब्लिक हाइजीन और पर्सनल हाइजीन, वो तो मेंटेन करना ही करना है। उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी है, क्लोज कॉन्टेक्ट को अवॉइड करना है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। इन्फेक्टेड पर्सन कोई है तो उसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है, क्योंकि ये एयरबोर्न डिजीज होती है इसलिए। अब जैसे कि मलेरिया हो गया और फिलेरियासिस हो गया, ये ऐसी डिजीज हैं, इनके लिए ये ट्रांसमिट होती हैं किसके थ्रू? वेक्टर के थ्रू, इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर क्या है कि आप जो वेक्टर्स हैं या वेक्टर का जो ब्रीडिंग प्लेस है उसको कंट्रोल करो या तो उसको इलिमिनेट कर दो, इलिमिनेट करो। अब कंट्रोल करने का कुछ तरीका दे रखा है या एलिमिनेट करने का कुछ तरीका दे रखा है। कंट्रोल करने के लिए आप क्या करो कि स्टेगनेंस वाटर का ये अवॉइड करो, मतलब पानी कहीं इकट्ठा ना हो पाए, अराउंड रेसिडेंटल एरिया के अराउंड पानी इकट्ठा ना हो पाए। कूलर जो होते हैं, कूलर में जो पानी होता है उसको रेगुलर क्लीन करना चाहिए, मतलब रेगुलर बदल देना चाहिए। मस्कीटो नेट्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो चूँकि मस्कीटो नेट्स का मलेरिया और फिलेरियासिस, ये दोनों के दोनों जो डिजीज हैं, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज, मतलब फीमेल एनाफिली जो फीमेल एडीज से होते हैं, फीमेल एनाफिली से बाइट करने से होते हैं, फीमेल मस्कीटो के बाइट करने से होते हैं। तो मस्कीटो को कैसे आप एलिमिनेट करोगे या कंट्रोल करोगे? तो ये कुछ उसके तरीके हैं। वाटर को इकट्ठा ना होना दो, ये रेसिडेंटल एरिया के अराउंड। और कूलर का जो पानी है डेली उसको क्या करो, रेगुलर उसको क्लीन करो, बदलो। मस्कीटो नेट्स का यूज करो। अगर आसपास कोई तालाब है तो उसमें गम्बूसिया फिश, तालाब में गम्बूसिया फिश को इंट्रोड्यूस कर दो ताकि वो मस्कीटो लेर्वा को खा सके। डिटेच्ड हैं तो इंसेक्टिसाइड को उस पर छिड़काव करो। तो ये सारी चीज़ स्टेप्स हो गए, मेजर्स हो गए, जिससे कि जो इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं उन पर कंट्रोल किया जा सकता है और उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। अब इसके अलावा एडिशन दे रखा है आपका, जो दरवाजे हैं, जो विंडोज हैं, दरवाजे और विंडोज में वायर मेश, मतलब एक जाली आती है, तो जाली का यूज करना चाहिए ताकि मच्छर जो है, मच्छर की जो एंट्री है वो रोक सके, मच्छर अंदर घुस ना पाए रूम के अंदर। तो ये कुछ है। अच्छा, ये सारे प्रिकॉशन जो हैं इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली इन द लाइट ऑफ द रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंस ऑफ द वेक्टर बॉर्न एडीज मस्कीटो डिजीज लाइक डेंगू चिकनगुनिया इन मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया। तो ये बोल रहा है कि जो इंडिया के कई पार्ट हैं वहाँ पे, जैसे डेंगू चिकनगुनिया डिजीज जो कि वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, जो कि एडीज मस्कीटो से होता है, तो इनको जो है, इन पे जो कंट्रोल करना है इनका, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सारे स्टेप जो ऊपर दिए हुए हैं आपके। अब आगे दिया हुआ है, अब यहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल साइंस का रोल है जिससे हम इन्फेक्शियस डिजीज को एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वैक्सीन का यूज करेंगे, यूज ऑफ वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक डिजीज थी, ये कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है अब, कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है वैक्सीनेशन के थ्रू, मतलब वैक्सीन के थ्रू। अब वैक्सीन का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ, लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज, अदर इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल होती हैं किसके थ्रू? वैक्सीन के थ्रू। वैक्सीन का यूज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी हैं इन्फेक्शियस डिजीज? हो पोलियो, पोलियो पे पूरा कंट्रोल है, पोलियो का वैक्सीन से पूरा पोलियो अब गायब हो चुका है इंडिया से। डिप्थेरिया, न्यूमोनिया, टिटेनस, ये कुछ इन्फेक्शियस डिजीज हैं
जिनसे जिनको हम क्या कर रहे हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल है, किससे, यूज ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का यूज करके इन सब पे कंट्रोल किया जा चुका है। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद अभी जब ये दो चैप्टर मतलब ह्यूमनल डिजीज, उसके बाद माइक्रो ह्यूमन वेलफेयर के बाद बायोटेक्नोलॉजी हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 12 में। तो वहाँ पे हम देखेंगे तो कई सारी सेफर वैक्सीन बनाई जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक एंड वेरियस अदर ड्रग आल्सो इनेबल्ड अस टू इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज। कई सारी एंटीबायोटिक्स हैं, कई सारी ड्रग्स हैं जिससे इन्फेक्शियस डिजीज को इफेक्टिवली ट्रीट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी पर। यहाँ पे पहले अब इससे जितने मतलब इंट्रोडक्शन हो गया टॉपिक जो हेल्थ के बारे में थोड़ा सा था, उसके बाद कॉमन ह्यूमन डिजीज, इससे जितने भी अब तक नीट में क्वेश्चन आए हैं और जो आ सकते हैं बोर्ड में, उन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इम्यूनिटी पर। ओके, तो कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं नीट में, ये टॉपिक एनसीईआरटी से हो चुका है, तो अब इसमें इस टॉपिक से जितने भी नीट में क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि नीट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रखा है कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम दैट इंटर द ह्यूमन बॉडी इच। तो जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज होती है जो कि ह्यूमन बॉडी में इंटर करती है वो होती है स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट्स। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है ये कि जब फीमेल एनाफिलीज किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो स्पोरोजोइट जो प्लाज्मोडियम होता है वो स्पोरोजोइट के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में इंटर कर जाता है। तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी स्पोरोजोइट, यानी कि फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, मैच कराना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। कॉलम 1 में डिजीज दे रखा है, कॉलम 2 में उसके डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के नाम दे रखा है। तो आपको पता है टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है और किस बैक्टीरिया से काज होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से ये काज होता है। इसके लिए टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। न्यूमोनिया किससे काज होता है, न्यूमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। न्यूमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। तो आपका आ जाएगा बी का फोर्थ। सी फिलेरियासिस जिसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं या हाथी पाँव बोलते हैं इसको, ये होता है वाउचेरिया बैनक्राफ्टी से। तो ये वाउचेरिया बैनक्राफ्टी हो गया, यानी कि सी का फर्स्ट मैच आ जाएगा। मलेरिया ये एक आपका, ये भी आपका प्रोटोजोवन डिजीज है और ये प्लाज्मोडियम जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है। हाँ, इसमें दो होस्ट हो जाइए, एक तो ह्यूमन और दूसरा मस्कीटो। तो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो जब बाइट करती है तो प्लाज्मोडियम एज ए स्पोरोजोइट के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में इंटर कर जाता है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब मैच करवा लीजिए, ए का थर्ड आपका सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है बी में, तो सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, करेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है रिप्रेजेंटिंग द कॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द टाइफाइड। भी क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं हम लोग, जस्ट ऊपर किए हैं कि टाइफाइड किससे कॉज होता है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी से होता है और इसके जो टेस्ट होता है वो विडाल टेस्ट करवाया जाता है। तो तीसरे का ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच डिजीज डज मस्कीटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल। तो आपको याद होगा कि जब एलिफेंटियासिस होता था तो एलिफेंटियासिस के केस में होता था वाउचेरिया बैनक्राफ्टी से, और ये जो लिम्फेटिक वेसल होता है उसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन कर देता है और ये भी फीमेल मस्कीटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। फीमेल मस्कीटो इसमें ट्रांसमिटिंग पैथोजन का काम करता है। तो फोर्थ का आपका ए आ जाएगा। एस्कैरियासिस एस्कैरिस से होता है जो कि एक राउंड वार्म है, हेलमिंथस है ये। रिंग वार्म फंगल डिजीज है। अमीबियासिस या अमीबिक डायसेंट्री ये एंटामीबा हिस्टोलिटी का एक बैक्टीरियल डिजीज है। खैर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में
ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये करेक्टर दे रखा है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल, ये सिर्फ एलिफेंटियासिस में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी नीट तो सेकंड फेज 2016 का है। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ये दो सेट दे रखा है, डिजीज का दो सेट दे रखा है 4 ऑप्शन में। तो कौन सा सेट बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा जो है डिजीज बैक्टीरिया से होने वाली है। तो कॉलेरा ये बैक्टीरियल डिजीज है, विब्रियो कॉलेरी से होती है। टिटेनस ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी से होती है। तो पाँचवें का ए ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी बी सी डी भी चेक कर लेते हैं। तो बी जो आपका दे रखा है, बी ऑप्शन में टाइफाइड तो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है, यानी कि वायरल डिजीज है, तो यहाँ से रूल आउट हो जाएगा। टिटेनस बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन मम्स वायरल डिजीज है। हर्प्स और इन्फ्लुएंजा दोनों वायरल डिजीज हैं, तो ये रूल आउट हो गया। आपको पाँचवें का ए ऑप्शन करेक्ट मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजोवन। तो प्रोटोजोवन सेंसिटी में एक्चुअली में प्रोटोजोवन डिजीज है एक आपकी मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम से होती है। तो इन चारों में से जो प्रोटोजोवन डिजीज है उसको चूज करना है। तो बेबीसियोसिस यही आपका प्रोटोजोवन डिजीज है, प्रोटोजोआ से होता है बेबीसियोसिस। ठीक है, ये भी एक मलेरिया लाइक पैरासाइट होता है, मलेरिया लाइक पैरासाइट डिजीज होता है, जो कि बेबीसिया एक पैरासिटिक प्रोटोजोन है, उससे इन्फेक्शन होता है। तो बेबीसियोसिस जो होता है, इसका नाम जिसका जैसा इसका डिजीज का नाम है वैसे इसके इन्फेक्टिव एजेंट का नाम है। ये बेबीसिया है, बेबीसिया ये है एक पैरासिटिक प्रोटोजोन, इसी से बेबीसियोसिस कॉज होता है। तो आप इसको बगल में लिख लीजिए, जहाँ पे प्रोटोजोन डिजीज दे रखा है मलेरिया, वहीं पे एक और डिजीज ऐड कर लीजिए सेटी में, ताकि याद रहे, क्योंकि ये 2015 का क्वेश्चन है। तो बेबीसियोसिस जो है ये प्रोटोजोन डिजीज है, और ये किस प्रोटोजोआ से होता है, बेबीसिया से होता है। बाकी साइफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये तो आपका रूल आउट है, अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने पीछे पढ़ के आ रखा है इस चीज़ को। और उसके बाद आपका इन्फ्लुएंजा ये एक वायरल डिजीज है, ये भी रूल आउट है। तो छठे का ए ऑप्शन आपका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये क्वेश्चन जो है टाइप ऑफ वैक्सीन से है, जो कि एनसीईआरटी में आपका कहीं भी नहीं दिया हुआ है, बट आप समझ सकते हो। ये पूछा है कि मैच द डिजीज विथ इट्स करेक्ट टाइप ऑफ द वैक्सीन, किस टाइप की वैक्सीन है। अभी हम लोग आगे वैक्सीन जब पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, तो उसमें ये सीखेंगे कि जो भी वायरल डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, जितनी भी जो भी डिजीज हैं, उनके लिए वैक्सीन जो होती है वो उसी पैथोजन से बनाई जाती है, लेकिन वो पैथोजन का वीक फॉर्म होता है। जिस पैथोजन से डिजीज काज हो रही है, उसी पैथोजन का वीक फॉर्म या इनएक्टिव फॉर्म या वेरी 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 इनएक्टिव फॉर्म लेके ही उसी के पार्ट से ही वैक्सीन बनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसी का बैक्टीरिया लेंगे। ट्यूबरकुलोसिस जिस बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस जिस बैक्टीरिया से होता है, उसी बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया लेकिन हार्मलेस रहेगा, उस हार्मलेस बैक्टीरिया से ही इसका वैक्सीन बनाया जाएगा। यानी ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरियल डिजीज है, ये हार्मलेस बैक्टीरिया को लेके वैक्सीन बनाई जाती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो इसके लिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए कैसी वैक्सीन होती है, हार्मलेस बैक्टीरिया टाइप की वैक्सीन होती है, मतलब बैक्टीरिया का हार्मलेस फॉर्म होता है। अब हुपिंग कफ ये कैसी डिजीज है, हुपिंग कफ ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन इसमें जो बैक्टीरिया होगा वो किल्ड बैक्टीरिया होगा। जो भी वैक्सीन बनाई जाएगी, अब चूंकि हुपिंग कफ भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरियल डिजीज होने की वजह से अब इसका कैसा फार्म लिया जाएगा, वीकेंड फार्म या किल्ड फार्म या इनएक्टिव फार्म ना। तो यहाँ पे किल्ड फार्म लिया जाएगा, हुपिंग कफ में जो बैक्टीरिया होगा उसका किल्ड बैक्टीरिया लिया जाएगा, उससे वैक्सीन बनाया जाता है। डिप्थीरिया जो डिजीज है, जिसके लिए जो वैक्सीन होती है वो वैक्सीन रहेगी आपका इनएक्टिव टॉक्सिन रहेगा, तो इनएक्टिव टॉक्सिन इससे वैक्सीन बनाई जाती है। अब पोलियो एक वायरल डिजीज है, पोलियो सब लोगों ने पी रखा होगा,
तो पोलियो की जो वैक्सीन होती है एक्चुअली में पोलियो वायरस जो होता है उसी से वैक्सीन बनती है पोलियो की, तो वो हार्मलेस वायरस लेकिन होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सातवें का आपका ए ऑप्शन मैच कर जाएगा इससे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ वैक्सीन से क्वेश्चन पूछ रखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए। 8 पूछा है एक्टिव फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका फीड्स अपॉन। अब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है और वहाँ पे अमीबियासिस कॉज कर देता है, मतलब अमीबिक डायसेंट्री कॉज कर देता है। अब ये अमीबिक डायसेंट्री जब होती है इस प्रोटोजोन पैरासाइट से, तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये फीड कहाँ पे करता है, आखिर ह्यूमन के किस पार्ट में ये फीड करता है। ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में ये डिजीज कॉज करता है, यानी कि फीड करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन कहाँ। तो पहले तो इंटेस्टाइन को और इसको ब्लड को क्या कर दो, तुरंत रूल आउट कर दो। क्यों? क्योंकि अभी इंटेस्टाइन में तो श्योर नहीं दिया है ना कि स्मॉल है कि लार्ज। अब यहाँ पे देखो COD में कोलोन दे दिया है, यानी कि कोलोन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, यानी कि COD में करेक्ट होगा। अब यहाँ पे COD में कन्फ्यूजन दूर कैसे होगा। देखो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कई एक्टिव फार्म होते हैं, जैसे प्रीसिस्टिक फार्म जिसको माइन्यूट फार्म बोलते हैं, ट्रोफोजॉइड फार्म, मैग्ना फार्म होता है इसका, और एक होता है सिस्टिक फार्म। तो जो ट्रोफोजॉइड यानी कि जो मैग्ना फार्म होता है ये इस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का मोस्ट एक्टिव फार्म होता है, और ये रहता तो है कोलोन के म्यूकोसा सब म्यूकोसा लेयर पर, लेकिन फीड करता है इस म्यूकोसा सब म्यूकोसा लेयर का RBC। तो ये इस RBC मतलब इरिथ्रोसाइट को फीड करता है और कहाँ रहता है, म्यूकोसा सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन में रहता है ये। तो यानी कि 8वें का आपका C ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 पूछा गया है इन्फेक्शन ऑफ स्कैरिस यूजुअली अकर्स बाई। तो स्कैरिस का जो इन्फेक्शन होता है वो अकर होता है, कोई इसमें इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है, इसमें जो ट्रांसमिटिंग एजेंट का काम करता है वो कंटामिनेटेड फूड, वाटर या वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो जो भी अगर आप फूड ले रहे हो या वाटर ले रहे हो उसको प्रॉपर क्लीन करके कंज्यूम करो ना। अगर उसमें एस्कैरियस का एग है, जो भी आप वाटर ड्रिंक कर रहे हो या फूड या फ्रूट ले रहे हो, अगर उसमें एस्कैरियस का एग है तो फिर एस्कैरियस का इन्फेक्शन हो जाएगा, यानी कि एस्कैरियासिस हो जाएगी। तो ये आपका C ऑप्शन 9वें का बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है आइडेंटिफाई द साइट वेयर द वाउचेरिया बैनक्रफ्ट इज नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। जस्ट एनसीईआरटी में देख के आ रहे हैं हम लोग कि वाउचेरिया बैनक्रफ्ट ही एक हेलमिंथस है और ये कॉज करता है एलिफेंटियासिस, और एलिफेंटियासिस में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है लिम्फेटिक वेसल में, यानी कि ये वाउचेरिया बैनक्रफ्ट नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ लोअर लिम्ब में फाउंड होती है, प्रेजेंट होती है। तो 10 का D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 पूछ रखा है कि मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन। तो अगर आप एनसीईआरटी में लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को रिकॉल करोगे या देखोगे दोबारा, अगर ध्यान होगा तो देखिए प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल थी उसमें जब हम एक तो जब फीमेल एनाफिलीज ने ह्यूमन को बाइट किया तो अपने सलाइवा के साथ उसमें स्पोरोजॉइड को रिलीज कर दिया। स्पोरोजॉइड जो प्लाज्मोडियम एज ए पैरासाइट के रूप में स्पोरोजॉइड के रूप में ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर गया, फिर हो गया ब्लड के थ्रू लीवर सेल के पास, वहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर इंक्रीज कर लिया, फिर गया आरबीसी में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर इंक्रीज किया, आरबीसी रप्चर हुई थी, हीमोजॉइन निकला था, तभी फीवर हुआ था। अब फिर वहाँ के बाद जब दोबारा जब फीमेल एनाफिलीज जिसको मलेरिया हो रखा है उस बंदे को जब बाइट करेगी तो उसके अंदर ये सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है फिर फीमेल एनाफिलीज के अंदर।
फिर वहाँ पे गैमेटोसाइट जो फीमेल मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना हुआ है वो दोनों फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं फीमेल एनाफिलीज के इंटेस्टाइन में, यानी कि फीमेल एनाफिलीज के गट्स में। तो ध्यान रखना, गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज में जो प्लाज्मोडियम का मोटाइल जाइगोट है वो पाया जाता है गट, या यहाँ पे आप इंटेस्टाइन टर्म भी यूज कर सकते हो। तो 11 का ए हो गया। स्लेवरी ग्लैंड ऑफ एनाफिलीज में स्पोरोजॉइट स्टोर होता है, यहाँ पे जाइगोट मोटाइल जाइगोट नहीं पाया जाता है। ओके, तो 11 का ए आपका सही हो जाएगा। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? तो विडाल टेस्ट अभी जस्ट हम लोग करके आ रखे हैं एनसीईआरटी में विडाल टेस्ट, और ऊपर क्वेश्चन भी था। विडाल टेस्ट आपका टाइफाइड फीवर के लिए होता है, टाइफाइड फीवर के लिए विडाल टेस्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है, कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम न्यूमोनिया इन दैट। तो पहले कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया का हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। देखो, कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है, न्यूमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। कॉमन कोल्ड रीनो वायरस से होता है, और वहीं पे जो न्यूमोनिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। कॉमन कोल्ड में नोज और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, जो इन्फेक्शन साइट है या इन्फेक्शन एरिया है वो नोज है और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या अपर रिस्पिरेटरी पैसेज है। जबकि न्यूमोनिया में जो इन्फेक्शन साइट है या इन्फेक्शन एरिया है वो लंग्स की एल्यूलाई है। एल्यूलाई जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, वहाँ न्यूमोनिया के केस में गैस की जगह पे एल्यूलाई में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है न्यूमोनिया इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। सही बात है, न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड दोनों कम्युनिकेबल डिजीज हैं। डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इजीली ट्रांसफ़र हो जाती हैं थ्रू ड्रॉपलेट के थ्रू। जबकि आगे दिखा है कॉमन कोल्ड इज ए न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज। नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। कॉमन कोल्ड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज नहीं है, बल्कि ये वायरल डिजीज है। तो यहाँ से तो ये गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन है न्यूमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय ए लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, जबकि कॉमन कोल्ड हैज नो इफेक्टिव वैक्सीन। ओके, अगला दिया है न्यूमोनिया इज काज्ड बाय वायरस। ये तो सही नहीं, न्यूमोनिया इज काज्ड बाय वायरस नहीं, ये रूल आउट है। वायरस से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से होता है। कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, उल्टा लिखा हुआ है। कॉमन कोल्ड काज्ड बाय द बैक्टीरिया नहीं, ये वायरस से होता है, तो मतलब ये गलत है। सी तो द रूल आउट है। डी दिया है न्यूमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट द एल्यूलाई। यहाँ तक सही है। न्यूमोनिया जो होता है वो न्यूमोनिया के केस में एल्यूलाई में इन्फेक्शन होता है, जबकि कॉमन कोल्ड अफेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। तो ये करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये पूछा है, वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजॉइट ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। तो जो मलेरिया पैरासाइट मलेरिया पैरासाइट के लिए जो स्पोरोजॉइट है वो कहाँ पे आपको दिखेगा। तो स्पोरोजॉइट स्वाभाविक सी बात है, जो सेलुलरी ग्लैंड में फीमेल एनाफिलीज के सेलुलरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट स्टोर होता है वहीं भी दिखेगा। मलेरिया पैरासाइट का मतलब जो मलेरिया पैरासाइट जो स्पोरोजॉइट है वो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो के सेलुलरी ग्लैंड में स्टोर रहता है। हाँ, तो सलाइवा में ही तो होगा ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट मैच आ रहा है, सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। अच्छा, अब ए और डी इन दोनों में देखो, बी और सी तो तुरंत आप कट कर दोगे, इसका कोई लेना ही देना नहीं है इस प्रोजेक्ट से। ए और डी में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसमें भी वही है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो, उसमें भी वही है। अब लेकिन ध्यान रखना, जो स्पोरोजॉइट होता है वो आपको फ्रेशली माउल्टेड फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो में देखने को नहीं मिलेगा। जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो होगा उसके स्लेवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट आपको दिख जाएगा या स्पोरोजॉइट प्रेजेंट रहेगा। ये ध्यान रखना है। तो 14 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ये नीट 2011 का, नीट नहीं उस समय तो AIPMT होता था, हाँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट मैच। यहाँ पे डिजीज दे रखा है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दे रखा है, मोड ऑफ इन्फेक्शन दे रखा है, तीन चीज दे रखा है। डिजीज यहाँ पे,
फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और थर्ड कॉलम में मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, सही बात है। ये विथ इंस्पायर्ड, जो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है इंस्पायर्ड एयर नहीं, कंटामिनेटेड फूड और वाटर होता है। टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसफ़र होता है। तो ये तो गलत है। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया से होता है, ये सही है। और इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, सही बात है। इस अगर कोई किसी को न्यूमोनिया है, अगर उसके कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ रहा है, उसका ड्रॉपलेट हेल्दी पर्सन उसका ड्रॉपलेट हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो फिर न्यूमोनिया उसको भी हो जाएगा। तो ये सही है, 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आगे दे रखा है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस बाउचेरिया बैनक्राफ्टी से होता है, सही बात है। लेकिन इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड नहीं, बल्कि इसमें वेक्टर्स होता है, फीमेल मस्कीटो होता है, तो ये भी तो गलत है। लास्ट है मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, ठीक है। बाइट ऑफ द मेल एनाफिलीज मस्कीटो, ये यहाँ पे गलत रहा है, यहाँ मेल नहीं बल्कि फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो होता है। तो आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कॉमन कोल्ड नॉट क्योर बाय एंटीबायोटिक बिकॉज इट। तो कॉमन कोल्ड एंटीबायोटिक से क्योर नहीं किया जा सकता है, बिकॉज कॉमन कोल्ड इज ए वायरल डिजीज, और वायरल डिजीज पर एंटीबायोटिक कोई इफेक्ट नहीं करती है, यानी एंटीबायोटिक से आप वायरल डिजीज को क्योर नहीं कर सकते हो, ये बैक्टीरिया पे काम करती है। तो कॉमन कोल्ड काज्ड बाय ए वायरस, सो कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर बाय एंटीबायोटिक। तो 16 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। रिंग वार्म इन ह्यूमन इज काज्ड बाय। ह्यूमन में जो रिंग वार्म होता है वो काज्ड होता है फंगाई के द्वारा। फंजाई कौन सी? ट्राइकोफाइटान, एपिडर्मोफाइटान और माइक्रोस्पोरम, इससे रिंग वार्म काज होता है। विडाल टेस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। विडाल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ, किसके लिए विडाल टेस्ट होता है? टाइफाइड के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, यहाँ तो क्लियर कर दिया प्लाज्मोडियम से डिजीज काज्ड, स्वाभाविक सी बात है मलेरिया ही है। एक्सपीरियंस ए रिकरिंग चिल एंड फीवर, अब तो क्लियर है ना। टाइम वेन, मतलब ये पूछा है कि जब एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट से एक पर्सन है जिसको डिजीज से सफ़र कर रहा है वो, और उसको फीवर का एक्सपीरियंस किस टाइम होगा। तो मलेरिया के केस में फीवर तब फील होता है, फीवर का एक्सपीरियंस तब आता है जब जो आरबीसी है जब रप्चर करती है और उससे एक टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजॉइन रिलीज होता है तब। तो पहला दिया है कि स्पोरोजॉइट रिलीज फ्रॉम आरबीसी आर बीइंग रैपिडली किल्ड एंड ब्रोकन डाउन इनसाइड द स्प्लीन, नहीं। अगला दिया है ट्रोफोजॉइट की इसमें कोई बात ही नहीं करनी है। आगे चलते हैं जरा, इधर आपका दे रखा होगा ऑप्शन, हाँ ये रहा। The parasite after its rapid multiplication inside the RBC rupture then releasing the stage to enter the fresh RBC, यही सही है कि जो पैरासाइट आफ्टर इट्स रैपिड, मतलब पैरासाइट जो होता है मतलब आपका जो स्पोरोजॉइट है, स्पोरोजॉइट रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है आरबीसी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपना मल्टीप्लिकेशन करके अपने नंबर को बढ़ा लेता है तो आरबीसी रप्चर करती है। जब आरबीसी रप्चर करती है तो फिर वो रप्चर्ड आरबीसी से वो पैरासाइट रिलीज होके फ्रेश आरबीसी में फिर से वो इंटर करता है। फिर ऐसे उससे जब भी आरबीसी रप्चर करते हैं तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजॉइन रिलीज करता है, और फिर हाई फीवर का एक्सपीरियंस पर्सन को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज के कुछ मैं नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे आपका मम्स हो गया, बोल दे रहा हूँ ठीक है, एनसीईआरटी में सब मेंशन है, ठीक है। मम्स हो गया आपका, एड्स हो गया आपका, सार्स हो गया आपका, सार्स है, सार्स कोविड 2 आप बोल सकते हो, कोविड-19,
ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ये सारे वायरल डिजीज होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कॉमन कोल्ड और एड्स दोनों वायरल डिजीज हैं, तो यही सही है, यही पेयर आपका पहला ही सही है। डायसेंट्री, अमीबिक डायसेंट्री, अमीबियोसिस, ये प्रोटोजोन डिजीज है। कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है, लेकिन ये डायसेंट्री जो है प्रोटोजोन डिजीज है, तो यहाँ से रूल आउट। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये तो दोनों ही गलत हैं। रिंग वार्म फंगाई से होता है, और एड्स जो है वायरल डिजीज है, तो एड्स तो सही है, लेकिन ये रिंग वार्म गलत है। तो 20 का ए जो पेयर है, ए ऑप्शन में जो पेयर दिया हुआ है वो वायरल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 20 के बाद 21, मैच द डिजीज इन कॉलम 1 विथ द अप्रोप्रिएट पैथोजन प्रिवेंशन ट्रीटमेंट। अच्छा, कॉलम 1 में दे रखा है डिजीज, कॉलम 2 में पैथोजन प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दे रखा है। तो अमीबियासिस एक प्रोटोजोवन डिजीज है जो कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। अमीबियासिस, या इसी को अमीबिक डायसेंट्री बोलते हैं। तो अमीबियासिस एक प्रोटोजोन डिजीज है। किससे होती है ये? अमीबियोसिस एंटीमीबा हिस्टोलिटिका से। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए, चूँकि ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर को टेकअप करने से होती है, तो क्या करो, फूड और वाटर जो भी लो आप, वो स्टेराइल होना चाहिए। यूज ओनली स्टेराइल फूड एंड वाटर, इसका ये क्या हो गया, प्रिवेंशन हो गया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में डीपीटी वैक्सीन का यूज किया जाता है। डिप्थीरिया के ट्रीटमेंट के लिए डीपीटी वैक्सीन का यूज किया जाता है। अब कालरा की बात आ रही है, तो कालरा एक विब्रियो कॉलरी से बैक्टीरियल डिजीज है। कालरा में क्या होता है कि बॉडी से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, क्योंकि कालरा में उल्टी और दस्त एक साथ होता है। उल्टी और दस्त लगातार होता रहता है, मतलब वाटर, बॉडी से वाटर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो चुका होता है। तो कॉलरा के केस में क्या दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ सैलाइन सॉल्यूशन भी दिया जाता है, ताकि सोडियम आयन वाटर को लॉस होने से रोक सके। सोडियम आयन उसमें होता है जो कि सैलाइन सॉल्यूशन में, तो उसमें सोडियम आयन क्या करता है, वो प्रिवेंट कर देता है वाटर लॉस को, बॉडी से जो वाटर लॉस होता है उसको रोक देता है। साइफली जो है ट्रिपोनेमा पैलिडम से होता है, ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब ऑप्शन देख लो, ए का सेकेंड, बी का आपका थर्ड आ रहा है, तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट मैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। 22 पूछा है कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। ओके, इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट मैच नहीं पकड़ना है इस चीज़ को। तो पहला दिया है ग्लॉसिना पल्पेलिस, पल्पेलिस ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करती है। तो ये तो सही है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज ग्लॉसिना पल्पेलिस से होता है। क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स से फिलेरियासिस होता है। फिलेरियासिस जो होता है इसमें ये वेक्टर का काम करता है, फीमेल क्यूलेक्स। तो ये भी सही है। डेंगू फीवर फीमेल एडिज मस्कीटो से होता है, ये भी सही है। लिस्टमानिया, लिस्टमानिया जो होता है, लिस्टमानिया डोनोवानी लिस्टमेनियासिस कॉज करता है, ठीक है। लिस्टमेनियासिस जो होता है लिस्टमेनिया डोनोवानी से होता है, ना कि एनाफिलिस से होता है, तो ये गलत है, यानी कि यही करेक्टली मैच नहीं है। तो 22 का डी करेक्ट हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, यानी कि ये टाइफाइड से रिलेटेड है, तो 23 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, सब एनसीईआरटी में दे रखा है। कुछ एक दो क्वेश्चन जो बहुत पुराने होंगे, मतलब 2007 के इधर होंगे, 6 मतलब ज़्यादा ओल्ड होंगे, वो थोड़े से आपको लग सकते हैं, बाकी सारे के सारे एनसीईआरटी से ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर ये देखिए, मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन चारों में से मोस्ट इन्फेक्शियस है, तो चारों इन्फेक्शियस, हेपेटाइटिस बी भी है, एड्स भी है, मलेरिया भी है, मेबियासिस भी है, लेकिन इनमें से सबसे मोस्ट इन्फेक्शियस है हेपेटाइटिस बी।
हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस बी जिसको सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, ये किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी एज के बंदे को हो सकता है ये। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ये कांटेक्ट के थ्रू भी, सोचो ये कांटेक्ट करने से भी हेपेटाइटिस बी हो जाता है। हेपेटाइटिस बी बंदे को अगर आप टच कर रहे हो, कांटेक्ट भी कर रहे हो उसको, उससे कांटेक्ट में जा रहे हो, तब भी हेपेटाइटिस बी होने का चांस हो जाता है। या ब्लड इन्फेक्शन इसमें सीवियर होता है, इसमें ब्लड इन्फेक्शन सीवियर होता है, तो ये चीज़ हो जाएगी। इसमें क्या इसका सिम्टम्स क्या है, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस और नौजिया होगा, वाइटिश स्टूल रहेगा, स्टूल का जो कलर रहेगा वाइटिश कलर का रहेगा, क्योंकि इसमें बाइल कुछ क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं ये डिजीज में। जॉइंटिस हो जाएगा, तो ये हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स हो गए। ओके, और हेपेटाइटिस इन चारों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे मोस्ट इन्फेक्शियस जो है हेपेटाइटिस बी है। चलिए नेक्स्ट 25 विच इज शोइंग एक्यूरेट पेयरिंग। साइफिल अभी जस्ट ऊपर आया था, साइफिलिस जो है ट्रिपोनेमा पैलिडम से होता है, तो पहला ही एक्यूरेट पेयरिंग है, सही पेयरिंग है, तो 25 का ए हो जाएगा। एड्स जो होता है HIV से होता है, ना कि इस पे बैसिलस से होता है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस से होता है एड्स। ठीक है, तो ये तो गलत है आपका। गोनोरिया इससे नहीं होता है, ये नाइजेरिया इसका जो जिस जैसा ये गोनोरिया ये भी STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये जो होता है ये नाइजेरिया गोनोरिया से होता है, चाहो तो आप लिख लो, तो ये इससे नहीं होता, लिस्टमानिया डोनोमानी से। अगला टाइफाइड, टाइफाइड माइक्रोबैक्टीरियम से नहीं बल्कि साल्मोनेला टाइफिस से होता है, तो ये भी गलत है, यानी कि आपका 25 का ए ही करेक्ट है। 26 वही क्वेश्चन आ गया ना, कि अगर कोई कॉलरा का पेशेंट है, कोई पेशेंट आप कॉलरा, तो उसको सलाइन सोल्यूशन क्यों दिया जाता है? तो सलाइन सोल्यूशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि कॉलरा के केस में, कॉलरा का अगर पेशेंट हो तो उसके बॉडी से काफ़ी सारा वाटर लॉस हो जाता है, और सलाइन सोल्यूशन देने पे उसमें जो सोडियम आयन है इस वाटर लॉस को रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। तो 26 का ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2000, ये APMT 2000 का क्वेश्चन है। तो 2000 से लेकर 2021 तक का क्वेश्चन आप लोग इस टॉपिक का जो कॉमन ह्यूमन डिजीज टॉपिक था इससे हो गया। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी एनसीईआरटी से करने के बाद इससे रिलेटेड जो नीट में आए हुए क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू।